और इक्मो जो एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक विधा है उसके बारे में है, जो कि एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, जो कि इस क्षेत्र में एक पूरे देश और दुनिया में भी एक अग्रणी संस्था है, वहाँ से आए हुए विशेषज्ञ इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली लंग ट्रांसप्लांट, क्या इसके जो है ऑप्शंस हैं, मतलब कब ज़रूरी है, इस देश में हो रहा है, और ये इसके क्या निटी ग्रिटी है, तो मतलब कौन से मरीज़ को चाहिए, कब चाहिए, और उसको कैसे करना है, और उसका अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए और उसके डिफरेंट चीज जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इक्मो, अभी कोविड बीता 2020 और 21 में, उस समय इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत नाम लिया गया कि इक्मो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब मरीज का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता, तो वेंटिलेटर से भी जब काम नहीं चलता तो उस मरीज को इक्मो पे लेना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए, उसके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और साथ में जो सर्कुलेटरी सपोर्ट है, यानी जो उसका मतलब ब्लड प्रेशर है या ये मेंटेन नहीं कर रहा है सर्कुलेशन, तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके की ये जो विधा है, ये नई विधा है, और इस पे लेकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके कोविड के दौरान, जिसमें कोई और उपाय नहीं था जिन मरीजों में। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य इस सिम्पोजियम का यही है। और मेरे साथ जो है एमजीएम से आए हुए सबसे पहले डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन हैं, ही इज़ द चेयरमैन कार्डियक साइंसेज एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, और मेन सर्जन हैं जो लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट लंग कंबाइंड ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ। मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अपार जिंदल साहब, जो डायरेक्टर हैं इसके क्लिनिकल पल्मोलॉजी के, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी, जो एमजीएम हॉस्पिटल का, और साथ में लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन। दूसरी ओर डॉक्टर दीपिका रामचंद्रन है, ये सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनरी मेडिसिन में और इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी में, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो एंड स्टेज लंग डिजीज़ की बात करते हैं कि कब ये ज़रूरत पड़ती है, ये आपको मालूम होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि इस देश में होने वाली मौतों का अकेले 11% फेफड़े की बीमारियाँ हैं। और अगर आप मौतों की संख्या पर जाते हैं तो इस देश में लगभग हम लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ था 2016 में, ये डेटा था कि वो कहते हैं कि लगभग 93.3 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन दिस कंट्री। और इसमें जो सीओपीडी का नंबर था वो बहुत बड़ा था कि ऑलमोस्ट 55.3 मिलियन पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सीओपीडी, जिनका कि इलाज करने के बाद भी जो बढ़ता जाता है अगर ठीक से इलाज नहीं हो, और कई बार ठीक से इलाज के बाद भी बढ़ता है और एंड स्टेज लंग डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसको कि आजकल जो उसके बारे में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में भी कहते हैं कि इस देश में एक आंकड़े के अनुसार लगभग अभी जो लेटेस्ट डेटा है वही कहता है कि 4.5 लाख से 9 लाख मरीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के इस देश में है। फर्क है, एक आदमी अपना गुर्दा किसी को डोनेट कर सकता है, मगर किसी को हार्ट नहीं तो लंग देना नामुमकिन है। तो इसके लिए आपको ब्रेन डेड डोनर चाहिए। का मतलब उसका दिमाग में इतना गहरा चोट लग गया, अगर उसका हार्ट अभी भी काम कर रहा है, उसमें से हम हार्ट नहीं तो लंग निकालेंगे। इसका पहला बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1994 में इंडिया में शुरू हुआ है, मगर अगले 15 साल तक, तकरीबन 2010 तक, इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं था। तमिलनाडु was the first state where organized organ donation and distribution started, तकरीबन 12 साल पहले। तो आज इस 10 साल में बहुत से तरक्कियाँ हो चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 डोनेशन होते हैं एक साल में। मगर ये आश्चर्य की बात है कि आप सारे हिंदुस्तान के बीच में एक लाइन डालें, लकीर डालें, गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट, विशाखापट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट, 95% से ज़्यादा डोनेशन उसके साउथ में होते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डोनेशन नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ता गया, और आज पिछले साल हमने तकरीबन 106 ट्रांसप्लांट किए, हार्ट और लंग को मिला के। और ऑन एन एवरेज हम एक महीने में 10 से 12 ट्रांसप्लांट करते हैं। और लंग ट्रांसप्लांट शुरू किया 2012 में, और धीरे धीरे उसके लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है।
आजकल रिजल्ट पहले से बहुत अच्छा है। और आपने पूछा इसके खर्चे के बारे में, बहुत अहम सवाल है ये। और इसका जवाब मैं ये ऐसे देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा उसका खर्चा ज़्यादा है, मगर दो चीज़ आपको याद रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ही और शी इज़ अ क्रिपल, वो ना चल सकते हैं, ना बाथरूम तक में भी नहीं जा सकते, 24 घंटे ऑक्सीजन भरना पड़ता है, और उसका भी इलाज है, उसका भी खर्चा है, दवाई लेना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारे स्टेट में, तमिलनाडु में, लंग ट्रांसप्लांट के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 25 लाख मिलता है, तो उनके लिए टोटली फ्री है। तो बाकी स्टेट्स में भी थोड़ा सा मुझे यूपी के बारे में पता नहीं, मगर इंडिया में क्या, कि अगर किसी एक कि आप अपने अपनी सरकार से बात कर सकते हैं। और हमारा कोशिश ये है कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट को रिइम्बर्समेंट करें। और जब ये इंडिया में हर साल हम कह रहे हैं तरक्की हो रही है, वी आर थर्ड फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, उसका मतलब है आम आदमी को भी उसका फायदा पहुंचना चाहिए। And that can happen only if the public is aware of these things, and we demand this as part of election manifesto. उसमें ज़रूरी ये है कि समझना, जो मैसेज हम लोग आपके मीडिया के थ्रू देना चाहते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, एक्मो की ज़रूरत है। एक्मो एक तरह का एक ब्रिज है, एक्मो अपने आप में कोई इलाज नहीं है। पेशेंट जिसको एक्मो की ज़रूरत पड़ती है, जिसका लंग या जिसका हार्ट इतना ख़राब हो जाता है कि वो नॉर्मल दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उससे ठीक नहीं होता है, तो उनको एक्मो पे रखा जाता है, जिससे कि लंग्स को, हार्ट को रेस्ट मिलता है, ठीक होने का मौका मिलता है, और उसमें से जो मरीज़ ठीक नहीं हो पाते हैं उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसे मरीज़ों को एक्मो से फ़ायदा मिलता है। अगर हम देखते हैं कि मरीज़ को फ़ायदा नहीं मिल सकता है तो वो एक्मो का कैंडिडेट नहीं है। सीधी बात यह है कि हम एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ना केवल मरीज़ों में, जनरल पॉपुलेशन में और डॉक्टर्स में भी इस चीज़ की अवेयरनेस आए, इस चीज़ की जागरूकता आए कि कौन से मरीज़ को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो सही समय पे पहचानें। जैसे कि डॉक्टर बाला ने आपको बताया कि पेशेंट जब तक हमारे पास आता है, ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी उंगलियां तक नहीं हिल पाती हैं, उनकी ऑक्सीजन शरीर में इतना कम हो जाता है कि उनकी सारी मांसपेशियां, उनकी सारी हड्डियां गलने लगती हैं और वो एक तरह से एक स्टैचू बन के, एक वेजिटेबल बन के बेड पे पड़े रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स का अगर हम सर्जरी भी करते हैं, ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो उनको ठीक होते होते बहुत लंबा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय निकल जाता है। ये वो मरीज़ होते हैं जिनमें कि लोग बात करते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर सही समय पे पेशेंट को भेजा जाए, जब पेशेंट के लंग्स इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनमें रेशा जमा हो गया है या धूल के कण जमा हो गए हैं और अब वो ऑक्सीजन का प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं और ऑक्सीजन के ऊपर से ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे पेशेंट को अगर सही समय रहते ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जाए तो एक वो साधन भी जुटा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। दूसरा, जब इनका ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये बहुत जल्दी 2 या 3 हफ्तों में ठीक होकर के एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, जिससे वो समाज को भी वापस एक प्रोडक्टिव लाइफ दे सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर बाला ने कहा कि नॉर्थ इंडिया में डोनेशन बहुत कम होता है। समझने वाली बात है कि ये डोनेशन कहाँ से आता है। मैं, आप या कोई और डॉक्टर इस तरह से डोनेशन नहीं कर सकता। ये जनरली एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं जिनके दिमागी चोट होने के कारण ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है, लेकिन बाकी सारे इनके ऑर्गन्स जो हैं वो सारे काम कर रहे होते हैं। जब ऐसी दुखद घड़ी में अगर उनका परिवार सामने आता है और डोनेशन की बात करता है, तो आप ये देखिए कि एक ऐसा मरीज़ 8 या 9 मरीज़ों की जान बचा सकता है। इससे ज़्यादा बड़ा दान, इससे ज़्यादा बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता।